हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुनो यूपीएससी आंसर। हम देख रहे थे आदित्य श्रीवास्तव जी की GS1 की कॉपी और अभी तक हमने इसके 3 पार्ट कर लिए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चंस को रीड किया था। आज हम पार्ट 4 करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द कैपिटलिस्ट क्लास generally remained ambivalent in their support to the Indian National Congress until 1940s. In this context, analyze the varying position of the Indian capitalists throughout the national movement. मतलब क्या है इसका कि जो कैपिटलिस्ट थे ड्यूरिंग द 1940s और जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट का टाइम था उसमें वो एम्बिवेलेंट रहे, मतलब उनका जो सपोर्ट था कांग्रेस में वो दुविधापूर्ण रहा। तो ऐसा क्या था, इसको डिस्कस करना है कि कैसी कैसी पोजीशन होल्ड की है कैपिटलिस्ट ने। तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रो कैसे किया हुआ है। द कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ टाटाज एंड बिरलास हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द नेशनल मूवमेंट। टाटाज एंड बिरलास उस टाइम पे थे हमारे जमशेद जी टाटा और GD बिरला। तो ये हमारे कैपिटलिस्ट क्लास को बिलोंग करते थे। तो ये बताया है कि हाँ, इनका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा है ऑन द नेशनल मूवमेंट। इस बात नॉर्मल सी बात कह के इन्होंने इसको इंट्रो किया हुआ है। फिर दे लार्जली रिमेन्ड एम्बिवेलेंट, तो हाँ दुविधापूर्ण रहा है, पर कैसे एम्बिवेलेंट रहा है? तो पहले इन्होंने बताया है सपोर्ट के बारे में, उसके बाद इन्होंने बताया हाउएवर दे ओनली सपोर्टेड व्हेन, तो कंडीशनली सपोर्टेड रहे हैं ये बताया। और फिर उन्होंने अपना सपोर्ट हटाया भी है, तो विथड्रू सपोर्ट किया, उसके पीछे भी क्या क्या रीज़न है ये रीज़न दिए हैं उन्होंने, और इस तरह से प्रूव किया है कि ये एम्बिवेलेंट रहा है। तो चलिए इसके अंदर के पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला कि दे सपोर्टेड द मूवमेंट, कब इन्होंने सपोर्ट किया है? ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था 1905 टू 1911, 6 साल जो चला था, उस बीच एंटरप्राइजेस विद पैट्रियोटिक जील। एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टीम नेविगेशन कंपनी ऑफ पिल्लाई। तो एंटरप्राइजेस इन्होंने बनाई थी, जैसे कि पिल्लाई जी ने स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई थी। तो ये एंटरप्राइजेस बना के फिर खादी मिल्स बनाई थी, विलेज को आत्मशक्ति किया था। फिर सपोर्ट ऑफ टाटास इस वजह से हुआ था आत्मशक्ति, और इस वजह से क्या हुआ था? फॉलोइंग फॉरेन इंपोर्ट की जो विलेज आत्मशक्ति थी और टाटा का सपोर्ट था, उससे जो इंपोर्ट हो रहे थे फॉरेनर्स के वो भी फॉल डाउन हुए थे। तो ये सपोर्ट रहा था उनका। फिर अगर बात की जाए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो नॉन कोऑपरेशन में उनका क्या सपोर्ट रहा? स्ट्राइक्स को सपोर्ट किया उन्हें स्ट्राइक्स बाय वर्कर सपोर्ट किया, बीइंग सपोर्टेड स्पेशली इन ब्रिटिश जॉब्स। तो जो भी वर्कर्स ब्रिटिश जॉब में थे, जो कि गवर्नमेंट जॉब करते थे या फिर प्लांटेशन जॉब करते थे, उन वर्कर्स के स्ट्राइक्स में इन्होंने सपोर्ट किया था, ताकि जो ब्रिटिश है उनके शासन में गिरावट आए, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। ठीक है। फिर हाउएवर दे ओनली सपोर्टेड व्हेन, सपोर्ट कब किया था? कंडीशनली बताया जो वो है कि लिटिल लॉस ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट लॉस होता था कैपिटलिस्ट को तो वो अपना सपोर्ट हटा लेते थे। ब्रिटिश से अगर प्रेशर आता था तो वो ब्रिटिश से फाइट नहीं करते थे, उस टाइम पे वो अपना सपोर्ट हटा लेते थे। एंड देयर इज़ पेट्रियोटिक जील इनिशियली, शुरू में तो पेट्रियोटिक जील होती है जब भी कोई मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो शुरू में सपोर्ट देखने को मिलता था, बाद में नहीं। फिर मोस्टली दे विथड्रू देयर सपोर्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, उन्होंने अपना सपोर्ट विथड्रू भी किया। तो कौन सी कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने विथड्रू किया था? वायलेंस एंड लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी भी अगर ऐसा दिखे कि कोई मूवमेंट वायलेंस में बदल गया है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस हो रहा है, जैसे कि रोड को खोद देना, रेलवे ट्रैक्स को नुकसान पहुंचाना, तब वो अपना सपोर्ट ले लेते थे वापस। ब्रिटिश एक्सेसेस लीडिंग टू साइलेंस ऑफ कैपिटलिस्ट, अगर ब्रिटिश एक्सेसिव पावर का यूज़ करता था, जैसे कि बताया भी कि अगर नो प्रेशर है तब तो कैपिटलिस्ट सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर ब्रिटिश एक्सेस दिखाता था तो साइलेंस हो जाते थे कैपिटलिस्ट। फिर वर्कर स्ट्राइक्स इन इंडस्ट्री लेड टू लॉस ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी प्लस इनडिसिप्लिन, वर्कर स्ट्राइक जब करते थे तो कई बार कैपिटलिस्ट को भी लॉस होता था, उनकी प्रोडक्टिविटी लॉस होती थी। तो इस बात से भी कैपिटलिस्ट अपना सपोर्ट पीछे कई बार कर लेते थे। फिर कांग्रेस वॉज मोर प्रो वर्कर रादर देन प्रो कैपिटलिस्ट, जो कांग्रेस थी ना उस टाइम पे, कांग्रेस भी वर्कर का ही ध्यान देती थी, कैपिटलिस्ट का तो कुछ था ही नहीं। तो उन्हें भी ये फील होता था कि भैया हम क्यों करेंगे इतना सपोर्ट, हमारे लिए तो कोई फेवर है ही नहीं। तब भी ऐसा देखने में आती थी प्रॉब्लम, एम्बिवेलेंट क्यों थे। फिर सोशलिज्म एज अ मॉडल ऑफ इकोनॉमी बाय नेहरू threatened the capitalism, and similarly rise of communist ideas under M.N. Roy was threat of capitalism।
तो क्या है कि जब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म जैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई, क्या था मतलब था कि वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए लेकिन वहाँ पे कभी भी पोवर्टी एक्सट्रीम पे नहीं होगी, ये होता है सोशलिज्म। पोवर्टी ना हो, और अगर कभी भी कोई प्राइवेट कंपनी है जो एग्जिस्ट भी वहाँ पे करती है तो वो कभी भी अपने पीपल को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, एक्सप्लॉइट नहीं करेगी। तो इस तरह का जो मॉडल होता है ये होता है सोशलिज्म। कम्युनिस्ट ऑन द अदर हैंड क्या कहता है कि प्राइवेट कंपनीज होंगी ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज नहीं होती कम्युनिस्ट में, सारी चीज़ें कम्युनिटी ओन्ड होती हैं, कम्युनिटी ओन्ड होती हैं सारी चीज़ें, तो वो होता है कम्युनिस्ट। ठीक है, तो सोशलिज्म में क्या है, प्राइवेट हो सकती है मगर वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, सोशल वेलफेयर का ध्यान दिया जाए, पोवर्टी ना हो इसका ध्यान दिया जाए। तो ये गवर्नमेंट ऊपर से मॉनिटर करती है, लेकिन कम्युनिस्ट में सब कुछ कम्युनिटी और गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट होता ही नहीं। लेकिन बात तो यहाँ पे चल रही थी कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिस्ट लोग कैसे ऐसी जगह पे सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो आप कह रहे हो प्राइवेट होना ही नहीं चाहिए कंपनी, और यहाँ पे आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। इसीलिए भी कि जो कैपिटलिस्ट होते थे, जो थर्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी थी कि सारी चीज़ें प्राइवेट ओन्ड हो सकती हैं, और किससे कैपिटलिस्ट सोसाइटी को फ़ायदा होता है, कैपिटलिस्ट लोगों को फ़ायदा होता है। तो इसलिए भी कैपिटलिस्ट वापस ले लेते थे अपना सपोर्ट, क्योंकि सोशलिज्म और कम्युनिस्ट को बढ़ावा मिलता था, कैपिटलिज्म को नहीं मिलता था। फिर लास्ट में बताया हुआ है येट दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। इन सब के बावजूद कैपिटलिस्ट ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्या रोल प्ले किया है, देखिए, अगर पहला देखें, ब्रिंगिंग कैपिटलिस्ट क्लास टू इंडिया एंड प्रिवेंटिंग न्यू कॉलोनियलिज्म। क्या है कि ब्रिंगिंग कैपिटलिस्ट क्लास टू इंडिया प्रिवेंटिंग न्यू कॉलोनियलिज्म, एक क्लास क्रिएट हुई है कैपिटलिस्ट क्लास, उसने न्यू कॉलोनियलिज्म को नहीं होने दिया, प्रिवेंट किया है। तो सवाल ये है न्यू कॉलोनियलिज्म क्या होता है। देखिए, अगर कॉलोनियल एरा जो हमारा चल रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसमें इंडिया का, लेकिन अगर जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो वापस बाहर चले गए और अब वो एक्सप्लॉयट नहीं कर रहे हैं, बट हम देखेंगे कि वो इनडायरेक्टली अभी भी एक्सप्लॉयट कर सकते थे। कैसे, जब आप एक इनडायरेक्टली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इफेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, आप वहाँ की कल्चर को इफेक्ट करते हैं, और इस तरह से आप अपना डोमिनेशन दिखाते हैं किसी एक दूसरी सोसाइटी में, तो ये होता है न्यू कॉलोनियलिज्म। ये कॉलोनियलिज्म ही है इनडायरेक्ट फॉर्म में होना। ठीक है, तो यही है कि ब्रिंगिंग कैपिटलिस्ट क्लास के आ जाने से और इनके पावरफुल होने से ये न्यू कॉलोनियलिज्म जैसी चीज़ें हमको देखने के लिए नहीं मिली थी। ठीक, फिर ब्रिंगिंग बॉम्बे प्लान लेके आए थे हमारे जो कैपिटलिस्ट थे, इन्होंने फाइनलाइज किया था ग्रोथ ऑफ इंडिया प्लान को बाय ब्रिंगिंग द बॉम्बे प्लान। फिर बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट वाया अल्ट्रुइज्म, वेलफेयर स्टेट इन्होंने फॉर्म करी थी अल्ट्रुइज्म के लिए, अल्ट्रुइज्म के द्वारा। अल्ट्रुइज्म मतलब कि पहले दूसरों का फ़ायदा देखेंगे, बाद में अपना फ़ायदा देखेंगे, ये होता है अल्ट्रुइज्म कैरेक्टर। जैसे कि टाटा जी ने डोनेट किया था तिलक फंड में 1920 में, एक बिग अमाउंट उन्होंने डोनेट किया, तो ये है अल्ट्रुइज्म, वेलफेयर स्टेट का ध्यान रखना। फिर अपहोल्ड द कैपिटलिस्ट वेंचर ऑफ इंडियन कैपिटल फॉर इंडियन डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या कि मान लीजिए कोई नए कैपिटलिस्ट वेंचर आ रहे हैं, मतलब अगर कोई नए इंस्टीट्यूट आ रहे हैं और कोई वो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अब वो बिजनेस कैसे करेंगे, उनको चाहिए कैपिटल, लेकिन कैपिटल होने के लिए एक कंडीशन ये है कि आपके पास एक अच्छा ग्रोथ प्लान होना चाहिए। अगर आप बिजनेस में आ रहे हैं तो आपके पास एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए, तब तो कोई बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देगा। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लान और स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन नहीं देंगे। तो ऐसे में क्या होता था कि कैपिटलिस्ट सामने आते थे और वो इन नए बिजनेसेस को हेल्प करते थे, वो हेल्प करते थे कैपिटल देके, और कैपिटल के साथ वो अपनी एक्सपर्टीज़ भी प्रोवाइड करते थे और इस बिज़नेस को ग्रो करवाते थे। तो जिनके पास कोई बेस नहीं होता था अपने बिजनेस को खड़ा करने का, सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन उनको पैसा कहाँ से मिले, तो वहाँ पे भी कैपिटलिस्ट सपोर्ट करते थे। तो इस तरह से इंडियन डेवलपमेंट में भी उन्होंने हेल्प करी। तो ये बढ़िया पॉइंट्स थे कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। बॉम्बे प्लान दिया, वेलफेयर सिस्टम देखा, कैपिटलिस्ट वेंचर का ध्यान दिया, और कैपिटलिस्ट क्लास बने तो न्यू कॉलोनियलिज्म को भी उन्होंने रोका। ठीक, चलिए लास्ट में देखते हैं कि उन्होंने कंक्लूड कैसे किया है। Even today their legacy resonates as we move towards our goal of development country by 2047 and $5 trillion economy with jobs for all। ठीक है, तो एक नॉर्मल सी बात कही है इन्होंने यहाँ पे कि आज भी हम देखते हैं उनकी लेगेसी
रेजोनेट करती है। इंडिया में जो डेवलपमेंट का गोल है 2047 तक वो सक्सेसफुल होगा और $5 इकोनॉमी होगी, जॉब्स फॉर ऑल हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल सी बातें कही हैं। फटाफट एक नज़र इसके स्ट्रक्चर पर डाल लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने बात की है। इंट्रो कैसे किया है, टाटा और बिरला जी का नाम देते हुए एक सिंपल से इंट्रोडक्शन दे दिया। एम्बिवेलेंट रहने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रूव की हैं कि सपोर्ट रहा है स्वदेशी मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, कंडीशनल सपोर्ट रहा है, जब लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है तब नहीं किया, ब्रिटिश प्रेशर आया तब नहीं किया, पेट्रोटिक जील थी शुरू में सिर्फ तब किया, और कब इन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया था, कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस हो तो हटा लिया, ब्रिटिश एक्सेसिस हो तो हटा लिया, वर्कर स्ट्राइक जब इनका लॉस करें तब हटा लिया, और कांग्रेस भी प्रो कैपिटलिस्ट नहीं थी, प्रो वर्कर थी, इसलिए भी उन्होंने सपोर्ट हटाया। जो इकोनॉमिक मॉडल आया वो सोशलिज्म का और कम्युनिज्म का आया था, इसलिए भी कैपिटलिस्ट ने अपना सपोर्ट हटाया। इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले किया है ये अभी हम लोगों ने देख ली सारी चीज़ें, और फिर बढ़िया सा ही कंक्लूजन दे दिया। ठीक, तो बढ़िया सा हम लोगों ने इसको समझ लिया है कैसे इन्होंने किया था इसको आंसर। तो इसको आप लोग भी याद करिए और राइटिंग करिए, प्रैक्टिस करिए थोड़ी सी, और आप भी इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ प्रेस इन इंडिया, also discuss the instrumental impact it had during various stages of the Indian freedom struggle despite the repressive policies of the British। क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ प्रेस डिस्कस करना है कि कैसे उन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में डिफरेंट स्टेजेस में, और कैसे ब्रिटिश ने उसको रिप्रेस करने की कोशिश की। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ प्रेस को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इंट्रो हुआ है इसका। Evolution of press in India began with the Bengal Gazette of James Augustus Hickey in 1785। तो इवोल्यूशन शुरू हुआ है बंगाल गजट से। ठीक, कैसे इवोल्यूशन हुआ है दोबारा इन्होंने एक चार्ट की फॉर्म में बताया है। कैसे, फर्स्ट प्रेस बाय फ्रेंच एंड पोर्टुगीज़, पहली तो फ्रेंच और पोर्टुगीज़ ने आई थी, लेकिन जो मासेस थे तो मासेस को एक्सेस मिला था वाया बंगाल गजट। ठीक, तो मासेस को मिला बंगाल गजट से उनका एक्सेस। फिर उसके बाद आया लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823। ये क्या था कि अगर आप कोई प्रेस होल्ड कर रहे हो इंडिया में तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, उस लाइसेंस के बिना आप प्रेस नहीं चला सकते। तो ये थी लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, ये था ताकि आप प्रेस की फ्रीडम को रोक सकें, उसे कर्ब कर सकें। ठीक है, फिर मेटकाल्फे एज लिबरेटर 1835। इसका मतलब क्या है कि जो मेटकाल्फे थे ना वो थे गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द 1835। तो ये जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट था ये जैसे कि मैंने बताया इट वाज टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो मेटकाफे ने इस लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को ख़त्म कर दिया था और इसलिए इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने अच्छा काम किया था। फिर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्या कहता था कि अगर कोई भी लोकल लैंग्वेज में कोई प्रेस चल रही है, इसका मतलब क्या कि रीजनल लैंग्वेज में जो प्रेस चल रही है, रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज की बात क्यों गई, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में भी चलती थी जो ब्रिटिशर्स चलाते थे, तो ऐसी प्रेस तो अलाउ थी। लेकिन जो हमारे रिवॉल्यूशनरी चलाते थे रीजनल लैंग्वेज की प्रेसेस, तो उनके लिए इन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं चला सकते हैं, कोई भी आप उसके लिए लाइसेंस लेंगे। पहली बात तो ये है। फिर ये है कि जो भी सेडिशियस मटेरियल कभी कभी वो डाल देते थे, यानी कि जो देशद्रोह की बातें डाला करते थे अपने प्रेस में, तो आप वो नहीं डाल सकते, और अगर आप ऐसा कुछ भी डालते हैं तो सीज कर ली जाएगी आपकी प्रेस को। तो ये था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, फिर रिपील हुआ 1882 में ये वीपीए, और फिर वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शन 1910 के दौरान हमने देखा कि और जो पॉलिसीज़ थी जो प्रेस को रोकने के लिए थी वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। ठीक है, तो ये पूरा एक उन्होंने स्केल बताया है कि कैसे लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट आया, कैसे वो ख़त्म हुआ, फिर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया, वो भी ख़त्म हुआ, फिर लास्ट में 1910 में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखी थी। ठीक, फिर चलिए आगे देखते हैं। दिस हैड एन इंस्ट्रूमेंटल इम्पैक्ट ऑन वेरियस स्टेजेस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्या इम्पैक्ट रहा है इसका? इनिशियली अगर देखें तो इट डेवलप्ड एंटी इम्पेरियल सेंटिमेंट वाया वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। तो क्या है? एंटी इम्पेरियल सेंटिमेंट। जो इम्पेरियलिज्म चल रहा था, जो ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे इंडिया को, तो उसके खिलाफ सेंटिमेंट्स बिल्ड हुए हैं इंडिया के लोगों में। वॉइस ऑफ इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने कुछ आर्टिकल्स निकाले थे, उसके थ्रू ऐसा हुआ। फिर हेल्प्ड ब्रिंग पॉलिटिकल एजुकेशन टू मासेस। पॉलिटिकल एजुकेशन भी मासेस को मिली बिकॉज ऑफ दिस प्रेसेस दैट वाज रन बाय इंडियंस।
एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लाइब्रेरी मूवमेंट हुआ था 19वीं सेंचुरी में। गांधी फेज के अंदर क्या क्या हुआ था, गांधीयन फेज के अंदर देखिए, हेल्प्ड बिल्ड द पीपल टू एक्ट, पीपल टू एक्ट, लोगों को एक्ट करने की जो पावर मिली थी वो मिली थी बिकॉज ऑफ दिस प्रेसेस, बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस आर्टिकल्स दैट वाज पब्लिश देयर। फिर उसका एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि कॉमनवेल्थ ऑफ एनी बेसेंट, जो वीकली न्यूज़पेपर था उसने मास मूवमेंट को पॉपुलराइज किया था। फिर मास मोबिलाइजेशन वाया पैम्फलेट्स, पैम्पलेट्स भी उस टाइम पे छपवाए थे, उसने मास मोबिलाइजेशन में हेल्प की थी। कब? ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट भी हुआ था, जैसे कि जगदीश चंद्र बोस जो थे वो बंगा बोसी नाम से एक चलाया करते थे न्यूज़पेपर। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट निकाला था उसका क्रिटिसाइज किया था इन्होंने, जगदीश चंद्र बोस जी ने, अपने इस न्यूज़पेपर में। ठीक, फिर आगे देखते हैं चलिए। हाउ एवर देवर फेस्ड बाय स्टिफ रिप्रेशन, तो रिप्रेशन कैसे कैसे हुआ था तो ये बताते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, 1823 रेगुलेशन मेड इट क्रिमिनल टू ऑपरेट प्रेस विदाउट लाइसेंस। तो 1823 में लाइसेंस के बिना आप नहीं चला सकते थे, ये वही बात है जो हमने यहाँ पढ़ी, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1823। ठीक, फिर 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो हमने अभी पढ़ा था, इट वॉज कॉल्ड गैगिंग एक्ट, सीज द प्रेस इक्विपमेंट। तो क्या होता था यहाँ पे कि जो प्रेस इक्विपमेंट थे उसको सीज कर लेते थे, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था। उसके आगे बात की है सेडिशन लॉ की, कि सेडिशन लॉ लाए थे यूज्ड अगेंस्ट जगदीश चंद्र बोस एंड तिलक। सेडिशन लॉ वही देश राजद्रोह, कि अगर आप राज के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो द्रोह हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, जगदीश चंद्र बोस जी ने एज ऑफ कंसेंट गवर्नमेंट का जो एक्ट था उसके खिलाफ बोला था, उसको क्रिटिसाइज़ किया था, इसलिए उनके खिलाफ सेडिशन लॉ भी लगाया गया। ऐसे ही तिलक के खिलाफ भी एक बार लगाया गया था। 1910 एक्ट रिवाइव्ड द वर्स्ट फीचर ऑफ वीपीए। तो जो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉर्म्स थे वो 1910 में हमको देखने के लिए मिले, जो अगेंस्ट द प्रेस यूज़ हो रहे थे। फिर हाउ एवर द नेशनलिस्ट स्टेड डिटरमाइंड, नेशनलिस्ट फिर भी डिटरमाइंड रहे। क्या किया उन्होंने? चेंज्ड ओवर टू इंग्लिश टू अवॉइड वीपीए। एग्जाम्पल है अमृत बाजार पत्रिका। मैंने आपको बताया कि जो वीपीए था वो लोकल या फिर रीजनल लैंग्वेजेस में लगाते थे, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लगाते थे। तो जो हमारे नेशनलिस्ट थे उन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर शुरू कर दिया कि अब हमारे ऊपर भी वीपीए नहीं लगेगा। फिर एजिटेशन फॉर लिबर्टी, रोल ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन वीपीए रिपील। तो आईएनए का भी रोल रहा था वीपीए रिपील होने में, तो वीपीए हटाया गया। फिर यूज़ ऑफ प्रेस एज अ सोर्स ऑफ पब्लिक एम्पावरमेंट, प्रेस का जो यूज़ था वो पब्लिक एम्पावरमेंट के लिए यूज़ किया गया। तो इस तरह से नेशनलिस्ट ने कैसे डिटरमाइन रहे अपने फैसले पे वो दिखाया इन 3 पॉइंट्स के थ्रू। और फिर लास्ट में देखिए कि कैसे इन्होंने कंक्लूड किया है। ऑल दिस स्टिल होल्ड्स ट्रू एज रिसेंट रिपील ऑफ सेडिशन इन न्यू क्रिमिनल लॉज हैज़ बीन डन फॉर प्रेस फ्रीडम। कि सेडिशन जो वर्ड है, अभी तक 2023 में जो नए लॉज आए हैं हमारे, तो इसमें आईपीसी में आज भी ये सेडिशन टर्म था। तो अब आईपीसी हट के जो बीएनएस हो गई है 2023 में, इसमें सेडिशन वर्ड हटाया गया ताकि प्रेस की फ्रीडम और ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रह सके। ठीक है, तो इस तरह से इस बात को इन्होंने कंक्लूड किया और इस आंसर को ख़त्म किया। तो चलिए वापस से इस आंसर को विजिट करते हैं एक बार और जल्दी से इसके स्ट्रक्चर पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या किया गया था इसमें। बात चल रही है एवोल्यूशन ऑफ प्रेस की, तो बताया बंगाल गज़ट के बारे में 1785 से कैसे शुरू हुआ, एक चार्ट के थ्रू बताया, सारे एक्ट को बता दिया यहाँ पे कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ। और फिर बताया कि इनिशियली क्या क्या हुआ था। इनिशियली एक एंटी इम्पीरियल सेंटीमेंट बनाए गए थे। फिर पॉलिटिकल एजुकेशन भी लोगों के अंदर प्रोवाइड की गई थी। गांधी फेज में पीपल को एक्ट करना सिखाया गया, मास मोबिलाइजेशन पॉसिबल हुआ, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर पाए थे बिकॉज ऑफ द प्रेस। और फिर क्या क्या प्रेस के खिलाफ रेगुलेशंस आए थे, तो 1823 आया था, फिर लाइसेंसिंग राज, फिर 1878 आया था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, सेडिशन लॉ आया था और 1910 एक्ट आया था। तो ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हो गई हैं। फिर नेशनलिस्ट कैसे स्टेट रहे, उन्होंने वीपी अवॉइड करने के लिए इंग्लिश में अपना न्यूज़पेपर निकाला, एजिटेशन फॉर लिबर्टी किया और यूज़ ऑफ प्रेस एज अ सोर्स फॉर पब्लिक एम्पावरमेंट, पब्लिक एम्पावर किया। और फिर लास्ट में बताया कि कैसे सेडिशन को अभी 2023 में जाके रिपील किया हुआ है ताकि प्रेस की फ्रीडम मेंटेन रहे। ठीक है, तो इस तरह से बढ़िया से इस पूरे क्वेश्चन को आंसर किया गया। ठीक, चलिए हमने अभी तक देखे हिस्ट्री के क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। ये क्वेश्चन रहेगा हमारा ज्योग्राफी का, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए,
हाईलाइटिंग द फैक्टर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेजर्ट फॉर्म हो रहे हैं। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म्स फाउंड इन दैम। तो बताइए कि क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से डेजर्ट फॉर्म होते हैं और मेजर लैंडफॉर्म्स क्या हैं जो डेजर्ट में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डेजर्ट की बात है तो ऑफकोर्स डेजर्ट से इंट्रो होगा। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट आर द एरिड रीजन्स where rainfall is less than 20 centimeter per year and are mostly characterized by thorny vegetation and camels। डेजर्ट क्या होता है? जहाँ पे रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से कम हो वहाँ पे कैमल पाए जाते हैं, और अगर वेजिटेशन की बात की जाए तो थॉर्नी वेजिटेशन होता है। ये कह के इन्होंने बताया कि डेजर्ट क्या है और अच्छा सा इंट्रो दिया। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे इन्होंने एक मैप भी दिया है और कोशिश की है इन्होंने कि जितने भी जो डेजर्ट हैं उनको मैप में दिखा सकें। जैसे कि इन्होंने बता दिया सहारा डेजर्ट, यहाँ पे बता दिया गोबी डेजर्ट, और भी बता सकते थे। यहाँ पे हमारा अरेबियन डेजर्ट है, यहाँ पे थार डेजर्ट है, पैटागोनिया डेजर्ट इन्होंने बीच में दिखाया है। पैटागोनिया डेजर्ट यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ कॉर्नर में अटाकामा डेजर्ट पाया जाता है। तो ये है अटाकामा और ये है पैटागोनिया डेजर्ट। ठीक, चलिए आगे और देखते हैं फिर क्या है। इन्होंने फैक्टर्स क्या दिए हुए हैं? नेचुरल फैक्टर्स इंटरनल टू कॉन्टिनेंट मॉइस्चर कांट रीच, एग्जाम्पल गोबी डेजर्ट। अगर कॉन्टिनेंट के अंदर है जैसे कि गोबी डेजर्ट है तो यहाँ से पानी कहीं से भी अंदर तक पहुँच नहीं पाता और इसलिए गोबी डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, डेसिकेटिंग इफेक्ट ऑफ कोल्ड करंट, अटाकामा डेजर्ट का एग्जांपल दिया। हम्बोल्ट करंट है जो कोल्ड करंट है उसकी वजह से अटाकामा डेजर्ट आया है। तो ये भी ज़रा समझते हैं कैसे। मैंने आपको अभी बताया अटाकामा डेजर्ट यहाँ कॉर्नर पे है और यहाँ पे फ्लो करता है हमारा हम्बोल्ट करंट जो कोल्ड करंट है, ओशियनिक करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो करता है हमारा कोल्ड करंट और यहाँ है अटाकामा डेजर्ट। तो कोल्ड करंट की वजह से कैसे आता है हमारा अटाकामा डेजर्ट? तो देखिए होता क्या है कि अगर कोई कोल्ड करंट, कोई कोल्ड ओशियनिक करंट है तो इसकी वजह से जो यहाँ की हवा है वो हवा भी ठंडी हो जाती है। तो ठंडी हवा क्या करती है कि मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन अगर हवा गर्म हुआ करती है, हॉट होती है, तो वो मॉइस्चर को होल्ड कर लेती है। तो यहाँ पे तो हवा कोल्ड है तो वहाँ पे मॉइस्चर आया नहीं है, तो ठंडी हवा है और बिना मॉइस्चर की है तो ये वहीं पे ज़मीन के पास ही रहती है। तो जब वो ज़मीन के पास है तो एक स्टेबल कंडीशन मानी जाती है। ये हवा ऊपर उठती नहीं है तो स्टेबल है, ठंडी है, मॉइस्चर भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता। ना क्लाउड फॉर्मेशन होगा ना वहाँ पे रेन होगी और इसीलिए कहा गया है कि स्टेबल कंडीशन बनती है। और ये सब कुछ तब होता है जब वहाँ कोल्ड ओशियनिक करंट हो। तो इसलिए कहा गया है क्या कि डेसिकेटिंग इफेक्ट ऑफ कोल्ड करंट, अटाकामा डेजर्ट और हम्बोल्ट करंट का एग्जाम्पल दिया। फिर क्या बताया? ऑफ शोर ट्रेड विंड्स, एग्जाम्पल दिया हुआ है सहारा डेजर्ट का। तो क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा डेजर्ट है और मान लीजिए ये हमारा ओशियन है। अगर ऑन शोर विंड आए, अगर ओशियन से होते हुए डेजर्ट में जाए तो ओशियन से मॉइस्चर उठा लेगी और फिर डेजर्ट में जाके बारिश कर देगी, तो यहाँ पे डेजर्ट नहीं रहेगा। लेकिन उल्टा है, यहाँ पे क्या है? ऑफ शोर विंड, यानी कि डेजर्ट से विंड चल रही है ओशियन की ओर, तो फिर ये मॉइस्चर उठा ही नहीं पाती है हवाएं, तो मॉइस्चर होगा ही नहीं यहाँ पे, तो सूखी हवाएं चलेंगी। और इसीलिए ऑफ शोर विंड जब चलती हैं तो डेजर्ट में कोई बारिश नहीं होती है ऑफ कोर्स, और इसलिए इसको डेजर्ट कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखें। नो बैरियर टू स्टॉप रेन बियरिंग क्लाउड्स, कोई बैरियर नहीं है रेन बियरिंग क्लाउड्स के लिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है अरावली पैरेलल टू मानसून। ठीक है, चलिए इसको शॉर्ट में समझते हैं। क्या होता है, मान लीजिए ये जो हमारा इंडिया है तो यहाँ पर हमारे हिमालयस हैं, तो मान लीजिए यहाँ से जो भी मानसून आया करता है ना, जब वो हिमालय में टकराता है तो यहाँ बारिश हो जाती है। यहाँ पे हमको पता है कि हमारे यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, तो जब वेस्टर्न घाट में आके टकराते हैं ये बादल और हवाएं जो मॉइस्चर वाली हैं, तो यहाँ पे भी बारिश हो जाया करती है। लेकिन जब बात की जाए अरावली माउंटेन की, तो यहाँ पे जो हमारे अरावली हैं वो पैरेलल हैं, तो हवाएं जब भी मानसून वाली आती हैं वो पैरेलली निकल जाया करती हैं, तो पैरेलली क्रॉस कर गई और इसलिए कोई बैरियर नहीं है, तो यहाँ पर बारिश हुई नहीं। अगर ये अरावली इस डायरेक्शन में होते, हॉरिजॉन्टली होते, तो यहाँ बारिश होती, मगर अरावली हमने देखा कि ये पैरेलल हैं तो इसीलिए बारिश नहीं होती है। और यही बात कहा गया कि ये जो भी डेजर्ट्स हैं ना,
वो वहीं पे होते हैं जहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं मिल पाता है। बैरियर नहीं मिलता, इसलिए क्लाउड्स वहाँ पे बारिश नहीं करवा पाते। फिर लैक ऑफ एडिक्वेट रेन्स, जो एग्जांपल दे दिया लिबियन डेजर्ट का, एकदम जनरल पॉइंट दे दिया बिना किसी रीज़न के, चलिए ये भी ठीक है। फिर मैन मेड कॉज, यहाँ पे एक नई बात हो गई कि कुछ मैन मेड कॉजेज़ भी बता दिए गए, अभी तक थे नेचुरल कॉजेज़। क्या है मैन मेड कॉजेज़? एग्जाकरबेटिंग डेजर्ट्स ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन की वजह से डेजर्ट बढ़ रहे हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। टकला मकान एक्सपेंडिंग फॉर चॉपस्टिक्स, टकला मकान जो है वो चाइना में डेजर्ट है यहाँ पर। अब कहा है कि वो एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। ये हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से टॉपर्स भी चीज़ें कभी मिसमैच कर देते हैं। जैसे कि टकला मकान एक्सपेंड हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप अभी गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर एक ग्रेट ग्रीन वॉल नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रेट ग्रीन वॉल, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये, 3046 किलोमीटर का, वहाँ पे पूरी फेंसिंग वगैरह हो रही है। ये इसलिए है कि जो वहाँ पे डेजर्ट की ग्रोथ है ना, उसको रोक सकें, इसलिए साइड साइड में ग्रेट ग्रीन वॉल चला रहे हैं। और ये एक ग्लोबल मॉडल बन के सामने आया है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो एक्चुअली में तो ग्रेट ग्रीन वॉल ने टकला मकान डेजर्ट के एक्सपेंशन को रोका है, वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक पॉइंट ऐसा चलता है। फिर ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई कि लेक्स सूख रही हैं तो सहारा डेजर्ट एक्सप्लेन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेक सूखती हैं उसकी वजह से भी होता है। फिर ओपन कास्ट माइनिंग एज इन झारखंड, ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है कि अगर किसी लैंड में कोई फॉरेस्ट एरिया है और वहाँ पे हमको करनी है माइनिंग, तो जितने भी पेड़ हैं ना उसको काट दिए जाते हैं। तो जब पेड़ काट दिए जाते हैं उसके बाद वहाँ पे माइनिंग होती है। तो क्योंकि पेड़ काट दिया गया और इस वजह से भी कहा गया कि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। फिर चंबल बेडलैंड ड्यू टू वाटर इरोजन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, तो चंबल की जो बेडलैंड है, इसको चंबल रिवाइंस भी कहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार चंबल बेडलैंड या फिर चंबल रिवाइन आप गूगल करिए तो आपको वो फोटोज़ भी देखने को मिलेंगी, तो एक नज़र मारिएगा, आपको पता चलेगा क्या है चंबल बेडलैंड, ठीक। फिर बॉटम ट्रॉलिंग क्रिएटिंग अनकंडीशनल वाटर डेजर्ट, बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है? देखिए, मान के चलिए ये हमारा एक पूरा ओशियन है, ठीक है। तो ओशन में यहाँ से बोट जा रही है, इनको जब चाहिए मछली जो यहाँ नीचे ओशन फ्लोर में रहती हैं, तो ऊपर से एक नेट डालते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ से आगे जाते हुए कि उस नेट में सारी मछलियों को फंसाते हुए ले जाएं। तो होता क्या है कि जो ज़मीन के नीचे पूरा इकोसिस्टम है, पूरी वेजिटेशन, फिशेस और जो भी बाकी चीज़ें हैं, वो सब कुछ इफ़ेक्ट होती हैं, वो सब कुछ ख़राब होती हैं, सब कुछ डिग्रेड होती हैं। और इसीलिए ये कहा गया है कि जो बॉटम ट्रॉलिंग है, जो ओशियन में नीचे बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं, वो डेजर्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को नहीं ले रहे, आप सिर्फ मछली नहीं पकड़ रहे, आप उस पूरे इकोसिस्टम को मार देते हैं। तो ये एक वाटर डेजर्ट है और एग्जांपल दिया हुआ है एड्रियाटिक सी में ऐसा होता है, ठीक। चलिए, ये हमने पढ़े कुछ रीजंस, अब पढ़ते हैं डेजर्ट्स ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म क्या है? ड्यून्स, अगर कोई भी डेजर्ट है तो वहाँ पे ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है, हवाएं आती हैं, सैंड उठाती हैं और एक जगह डिपॉजिट करती हैं, उस डिपॉजिशन को कहते हैं ड्यून्स। फिर प्लायास आर लेक्स इन डेजर्ट, कोई प्लायास जो लेक डेजर्ट में फॉर्म होती हैं उनको प्लायास कहते हैं। डिप्रेशन विद वाटर, कोई वाटर में और कोई डिप्रेशन है डेजर्ट में, दैट इज़ कॉल्ड प्लाया लेक, ठीक है। ओआसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओआसिस भी वैसा ही होते हैं कि मान लीजिए ये हमारा एक डेजर्ट है और यहाँ पे छोटा सा जगह है, तो जब हवा यहाँ पे जाती है और कोई डिप्रेशन से मिलता है तो हवा जाते हुए यहाँ से सेडिमेंट्स उठाते हुए आगे निकलती है। तो होता क्या है कि टाइम के साथ ये गड्ढा बड़ा होता रहता है, तो जब ये काफ़ी बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे भी पानी भर जाता है और इस फॉर्मेशन को फिर कहते हैं ओआसिस, ठीक है। और फिर चौथी बात ये है कि माउंट्स ऑफ सैंड्स फॉर्म्ड ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट विंड एंड वाटर, तो सैंड के माउंट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल दे दिए कि क्या क्या लैंडफॉर्म बनते हैं। डेजर्ट्स इंपॉर्टेंट भी हैं, क्यों हैं? सोर्स ऑफ फूड फॉर बायोडाइवर्सिटी, कई सारी बायोडाइवर्सिटी के लिए फूड का काम करते हैं। सैंड एज इंपॉर्टेंट मिनरल ऑल्दो नीड क्रशिंग फॉर यूज़, सैंड एक इंपॉर्टेंट मिनरल भी है। टूरिज़्म होता है, इसकी वजह से लाइवलीहुड भी जनरेट होता है। और लास्ट में बताया गया एक कंक्लूजन के साथ क्या, येट वी नीड टू प्रिजर्व अवर कल्टिवेबल लैंड वाया ग्रेट ग्रीन वॉल एंड अदर मेथड्स टू अपहोल्ड अबिदजान डिक्लेरेशन। अबिदजान डिक्लेरेशन क्या थी? इट वॉज कॉल्ड फॉर एक्शन अगेंस्ट लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन, एक्शन लेना था कुछ डिजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन के अगेंस्ट, ये अबिदजान डिक्लेरेशन में कहा गया था, ठीक है।
तो इस तरह से डिक्लेरेशन का नाम देके इसको कंक्लूड किया गया। तो एक नज़र वापस से मार लेते हैं स्ट्रक्चर पे। क्या होता है कि डेजर्ट के लिए बताया गया, डेजर्ट क्या होता है डिफाइन किया, क्या फैक्टर हैं, तो फैक्टर बताया इंटरनल कॉन्टिनेंट होना, कोल्ड करंट का होना, ऑफशोर विंड का होना और कोई बैरियर ना होना, एडुकेट रेन वाला तो जनरल पॉइंट था। मैन मेड कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हम लोग की वजह से, ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं, ठीक है, और बॉटम ट्रॉलिंग भी कर रहे हैं, ये है मैन मेड कॉजेज़। लैंडफॉर्म क्या पॉसिबल है, डेजर्ट में ड्यून्स हैं, प्लाया है, ओआसिस है, माउंट्स ऑफ सैंड है। डेजर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फूड का काम करते हैं, ये मिनरल प्रोवाइड करते हैं, ये लाइवलीहुड है, टूरिज़्म होता है, ठीक। और फिर अबेजान डिक्लेरेशन का नाम देते हुए बढ़िया से इसको कंक्लूड किया। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने बढ़िया तीनों क्वेश्चन को आज अच्छे से पढ़ा और समझा है। अगर आपको किसी भी तरीके से ये सेशन यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिले, और इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू।